8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो शुरुआत हॉकी से ही करते हैं। टोक्यो ओलंपिक भारत ब्रिटेन का मुकाबला इस वक्त जारी है और कांस्य के लिए यह मुकाबला हो रहा है। भारत ब्रिटेन की टक्कर बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। महिला हॉकी टीम ने बनाई है 3-2 से बढ़त, यानी भारत 3-2 से आगे चल रहा है। गुरप्रीत ने 2 और वंदना कटारिया ने 1 गोल किया है और बेहद रोमांचक मुकाबला इस वक्त चल रहा है। लोगों की सांसें थमी हुई है और लगातार लोग नजर बनाए हुए हैं इस मैच पर। हम आपको बता दें 3-2 से इस वक्त भारत आगे चल रहा है। थर्ड राउंड इस वक्त है और अब 3-2 से बढ़त बनाई है और ये बढ़त भारत को बनाकर रखनी है। अगर कांस्य से आपको लेना है तो ये बढ़त लगातार बनाकर रखनी है और ग्रेट ब्रिटेन पर आपको ज्यादा दबाव बनाकर भी रखना है। तो सबसे बड़ी बात, महिला हॉकी टीम ने इस वक्त 3-2 से बढ़त बनाई हुई है। और बात अगर पुरुष हॉकी टीम की करें तो गुरुवार को पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में इतिहास रचते हुए 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। आज बेटियां भी टोक्यो में इतिहास रचने की उम्मीद कर रही हैं और इसी उम्मीद के साथ आज मैदान पर उतरी हुई हैं और खेल भी अपना जबरदस्त दिखा रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओलंपिक में जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य और अब महिलाओं से भी इंतजार कांस्य पदक का। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कल के मैच की, आज के मैच की। पोडियम फिनिश किया भारत ने, पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य अपने नाम किया है और जबरदस्त खेले हैं पुरुष हॉकी टीम ने। और आज महिला हॉकी टीम भी जबरदस्त तरीके से पूरे फॉर्म के साथ मैदान में उतरी है और इस वक्त 3-2 से बढ़त बनाई हुई है। ब्रिटेन 2 भारत 3 इसी गोल के साथ आगे बढ़ रही है और अभी वक्त बचा हुआ है। इसी तरह से दबाव बनाकर ब्रिटेन के साथ भारत को खेलना होगा, तभी कांस्य पदक अपने नाम कर सकती है और एक इतिहास बना सकती है। 1980 के बाद कहा जा सकता है कि रियो ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई जरूर किया लेकिन 7वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर रही थी। लेकिन जिस तरह से अगर टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो 4थे नंबर पे पहुंची और सेमीफाइनल में पहुंची और अब कांस्य पदक के लिए जबरदस्त लड़ाई ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारत की इस वक्त। और हम आपको बता दें कि 3-2 से भारत इस वक्त आगे चल रही है और यही दबाव अब ग्रेट ब्रिटेन पर बनाकर चलना है, तभी मुकाबला अपने नाम, तभी कांस्य पदक अपने नाम। देश की नजरें पूरी इस मैच पर टिकी हुई है, जो जहां है वहीं पर बैठा हुआ है। और वंदना कटारिया के घर से सुबह से ही भारती जुड़ी हुई हैं। भारती, वंदना कटारिया ने 1 गोल दागा और जबरदस्त तरीके से अब भारत लीड कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन पर। किस तरह की खुशी? बिल्कुल, और सब लोग यहाँ पर इसी खुशी में, क्योंकि 3 गोल हो गए हैं और 1 गोल की और उम्मीद यहाँ पर भारत से जो है वो लगी हुई है और उसी को लेकर सब लोग आप यहाँ पर देख पाएंगे नीलू कि किस तरीके से बैठे हुए हैं हाथों में तिरंगा लिए हुए। जब तीसरा गोल दागा था भारत ने, उस वक्त जो खुशी यहाँ पर आपने चेहरे पर लोगों की महसूस की होगी, जो उनके परिवार के सदस्य उनके चेहरे पर यहाँ पर आपने महसूस की होगी, वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस है क्योंकि 3 गोल दोनों ही टीम्स के यहाँ पर हो गए हैं और अब जो कुछ मिनट्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं और उनके जो आप यहाँ देख रहे हैं परिवार के सदस्य, कज़न ब्रदर्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये बच्चे आप देख पा रहे होंगे, इनको अपनी बुआ से यहाँ पर उम्मीदें, भाई के बच्चे ये लोग यहाँ पर, और इनको अपनी बुआ से जो है वो उम्मीदें हैं कि 1 गोल जो है वो और दाग लिया जाए। उनके भाई से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, बहुत टेंशन जो है क्योंकि अब बहुत इम्पोर्टेंट कुछ मोमेंट्स। हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा हुई है अब हार्ट बीट अब थोड़ी ज़्यादा हुई। हार्ट बीट जो है वो बढ़ गई है। वंदना ने बहुत शानदार गोल दागा था। हाँ सर, बहुत अच्छा गोल किया था उन्होंने। उसके गोल के चढ़ते ही हमारी एक बढ़त हो गई थी ज़्यादा। अब स्कोर लेवल हो गया है तो अब थोड़ी हार्ट बीट ज़्यादा हो गई है। हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो गई है। नीलू आपने यहाँ पर सुना सभी की, क्योंकि अब जो है भारती आप परिवार के बीच में बैठकर मैच देख रही हैं, परिवार के बीच में बैठकर मैच देख रही हैं और किसी परिवार की बेटी, अभी तो सब यही दुआ कर रहे हैं। हर घर में इस वक्त टीवी स्क्रीन पर यही मैच चल रहा होगा और सब दुआ कर रहे होंगे कि कांस्य जीत कर आए। किस तरह का एक्साइटमेंट इस वक्त आपको वहां पर दिखाई दे रहा है? ये
बिल्कुल, जो है जैसे ही गोल के करीब बॉल जाती है तो यहाँ पर तालियों की जो है वो गड़गड़ाहट बढ़ने लग जाती है। परिवार के सदस्य बेहद खुश यहाँ पर, और सब जो है वो इस मेडल से उम्मीदें यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये बच्चों को आप देखिए, नीलू किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इंतज़ार में है और खुशी यहाँ पर मनाई जा रही है। डांस यहाँ पर हो रहा था, जैसे ही कोई गोल यहाँ पर भारत को मिलता है उसके बाद जो है वो यहाँ पर खुशी, जश्न और तिरंगा जो है वो लहराने लग जाता है। सबके हाथों में आप देख पा रहे होंगे नीलू, यहाँ पर तिरंगा है, उनकी माता जी को भी आप देखिए, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है। है, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है और 36 साल बाद कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम पहुंची है। और अब बस उम्मीद यही है कि पोडियम फिनिश हो, चाहे वो कांस्य के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन कांस्य पदक लेकर भारतीय हॉकी महिला टीम लेकर आए। और इसलिए सभी लोग दुआएं कर रहे हैं और उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठे हुए, जरा उनसे बात कीजिए और जरा जानिए कि क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से चेयर कर रहे हैं। बहुत संघर्ष, आपने संघर्ष की बात की है। बिल्कुल, जिस जगह पे इनका घर है और जिस एरिया में, रोशनाबाद की जिस एरिया में इनका घर है, वाकई में वहाँ से कोई बच्चा अगर निकलता है तो बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत है, बहुत कड़ी है। और मेडल्स भी मैं यहाँ पर चाहूँगी कि वो देखिए आप, ये सारे मेडल्स वंदना के जो उन्होंने यहाँ पर जीते हैं, और वो यहाँ देखिए आप किस तरीके से रखे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये तमाम संघर्ष, मेहनत जो है वो यहाँ पर लगी है, उसके बाद जो है वहां तक पहुंचा गया है। बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, अब तो हार्ट बीट बढ़ गई होगी, बुआ से बहुत उम्मीद, बोल भी दागा था। बहुत उम्मीद है बुआ जी से और पूरी भारत की लड़की से, और अभी भी एक गोल की और कमी है क्योंकि अभी इक्वल हो रहा है। अभी एक गोल और होना चाहिए, फिर इनका मेडल बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल पक्का है। और आप किस तरीके की उम्मीद यहाँ पर लगा रही हैं? बहुत संघर्ष करती हैं बुआ, तब वहाँ तक पहुँची हैं, मेहनत बहुत ज्यादा है। यस, आप लोग भी उम्मीद यहाँ पे जाना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं? आप लोग भी चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम हॉकी तो खेलना, पर हॉकी नहीं खेलेंगे, मैं वेट लिफ्टिंग में जाऊंगी, पर इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी। इससे ज़्यादा मेहनत करिए। देखिए नीलू, आप समझिए कि अगर एक बच्चा निकलता है तो कितनी जो है वो उससे उम्मीदें यहाँ पर बढ़ जाती है। और इन बच्चों के मन में, इस बाल मन में भी यही यहाँ पर उम्मीदें, क्योंकि वो भी एक इंस्पिरेशन है वंदना उनके लिए, और वो भी इसी फील्ड में जो है वो जाना चाहते हैं। भारतीय, और ये तो अभी बच्चे ने कहा कि ठीक है, अगर हॉकी नहीं खेलेंगे तो वेट लिफ्टिंग में जाएंगी, यानी बिल्कुल क्लियर है। और ये आज की जनरेशन है और इस जनरेशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी तो बहुत ओलंपिक होने हैं और बहुत पदक भारत के लिए लेकर आना है। लेकिन आज जिस पदक की उम्मीद लगाए भारत बैठा हुआ है, वो सभी यही दुआ कर रहे हैं कि ये पदक भारत की झोली में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लगातार हम आपके पास आते रहेंगे, वहां का जोश और उत्साह भी आपके थ्रू हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात बाढ़ की करते हैं, तो आफ्तों की बाढ़ से सांसद में है जान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त नदियां उफान पर है। आगरा से लेकर इटावा तक नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हमीरपुर, औरैया, शाहजहांपुर के बाद की स्थिति, नदी किनारे बसे गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोग इससे काफी परेशान हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ की स्थिति है। नदी किनारे बसे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों तक चले जाएं, क्योंकि इस वक्त कई जिलों में जो नदियां बहती हैं वो अपने पूरे रौद्र रूप में है। आगरा, इटावा में नदियां उफान पर है। हमीरपुर, औरैया में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शाहजहांपुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोग इससे काफी परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 3 शहरों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में जाने लगे हैं। वहीं बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इटावा में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोग डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं सहारनपुर में दर्जनों गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क कट गया, जिसकी वजह से लोग अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसी बाढ़ की विभीषिका पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाह इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, कितनी मुश्किलें हो रही हैं इस बाढ़ से, नदियों के बढ़े जलस्तर से, लोगों के लिए कितनी मुसीबतें, और प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है?
बिल्कुल जिस तरीके की तस्वीर इटावा में देखी जा रही वो बेहद बेहंगम नजर आ रही है। इटावा की पहचान 5 नदियों के संगम स्थल पचनदा के तौर पर होती है, लेकिन वही 5 नदियां आज इटावा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। जहां चंबल, यमुना, सिंध, पहौज और क्वारी सभी नदियों का जलस्तर अपने जो मानक निर्धारित है उससे करीब 8 मीटर के ऊपर बह रहा है और इस वजह से करीब 100 ऐसे गांव हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। करीब 100 गांवों की पावर सप्लाई पूरी तरीके से कट गई है। लोग बड़े पैमाने पर परेशान हैं। हालांकि इटावा में एनडीआरएफ की टीम आ गई है, जिन्होंने करीब 100 के आसपास ऐसे ग्रामीणों को जो मुसीबत में फंसे थे, पानी से घिरे हुए थे, उनको निकाल करके औरैया के एक गांव में शिफ्ट किया है। हालांकि प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि जो लोग मुसीबत में हैं उनकी मदद जरूर हो रही है, लेकिन अगर लोगों की बात माने तो वास्तविकता में मदद नहीं हो रही है। किस तरीके की तस्वीर यहां दिखाई दे रही है, मैं यमुना नदी के ठीक किनारे पर हूं। यहां जो स्थिति है, जो मंदिर यहां बने हुए हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जो बातें कल शाम तक लोग बता रहे थे, अब स्थिति ये आ गई है, करीब 4 और 5 मीटर पानी यहाँ बढ़ चुका है। यहाँ पर हमारे साथ में एक स्थानीय नागरिक भी हैं, उनसे पूछने चाहते हैं कि क्या स्थिति है। बताएंगे क्या स्थिति इस समय लग रही है आपको, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है? इस समय सब घाट बंद हैं, शमशान घाट भी बंद है। अंत्येष्टि क्रिया शमशान घाट से हटके हो रही है। कितनी दूरी पर हो रही है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य में अंत्येष्टि क्रिया कहाँ होगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी दिन पर दिन बढ़ रहा है। परसों 24 घंटे में 6 फुट पानी बढ़ा था, कल जो है 12 घंटे में 8 फुट पानी बढ़ा है। आज की स्थिति जो है बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारे साथ में यहाँ एक स्थानीय नागरिक थे जो बता रहे थे अब मुश्किल इस बात की है कि अंतिम संस्कार जो बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता चला जा रहा है। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आगरा की बात की जाए तो यमुना भी यहाँ पर उफान पर दिखाई दे रही है, स्थिति क्या है इस वक्त और स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज। बिल्कुल हिमांशु, स्थिति किस तरह की, क्योंकि यहाँ पर भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन अब लोगों की मदद के लिए क्या कुछ कर रहा है? जी, आगरा में यमुना के जलस्तर की स्थिति आप देखिए। यमुना में आगरा का जलस्तर 491 फीट के आसपास पहुंच चुका है और ये जलस्तर जो है आगे बटेश्वर में जाकर के ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्योंकि आगरा से जब नदी आगे बढ़ती है बटेश्वर की तरफ तो वहाँ जो है निचला इलाका पड़ता है, तो वहाँ यमुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसके अलावा चंबल में करीब 20 गांव से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो वहाँ प्रशासन ने लगातार जो है निगरानी समितियाँ गठित की गई थी जो कोविड काल में, तो उन्हीं समितियों को जो है लगाया गया है इस बाढ़ आपदा के लिए और वहाँ लोगों को राशन भी पहुँचाया जा रहा है। साथ ही साथ कैंप बनाए गए हैं और मेडिकल टीमें भी तैनात की गई है और चंबल नदी के पानी से लोगों को बचाने के लिए पीएससी की फ्लड यूनिट भी वहाँ तैनात की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरदोई के बेलग्राम इलाके में कई गांव हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इस साल भी गंगा और रामगंगा में पानी बढ़ने से चिरंजू पूर्वा और सोनारी पूर्वा गांव में लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें डर है कि बाढ़ से तटों का कटान शुरू हो गया तो फिर बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ जैसे हालात से निपटने की सभी तैयारियां पूरी है और प्रशासन मुस्तैद है। कराए गए हैं। जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था जहां कटान हो रहा था, कटरी बिछुइया, मुक्कू पूर्वा जो बेलग्राम तहसील में पड़ते हैं, वहां पे ड्रेजिंग का कार्य कराया गया है और वहां पे स्पर का निर्माण भी किया गया है। 2 बार यहाँ पे वाटर लेवल राइज भी किया गया, परंतु कोई कटान नहीं है वहाँ पे। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। और अब बात कानपुर के एक बुजुर्ग की 73 की उम्र में रामगोपाल वाजपेयी का हौसला देखने लायक। अपनी प्रतिभा के दम पर रामगोपाल ने जो मुकाम हासिल की है वो वाकई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि उस काम को करने का जज्बा मायने रखता है। काम को करने की इच्छा शक्ति मायने रखती है। कुछ ऐसी सोच रखने वाले इन शख्स से मिलिए।
ये हैं कानपुर नौबस्ता के बसंत विहार इलाके में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी राम गोपाल वाजपेयी। जिस उम्र में लोग दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने को मजबूर होने लगते हैं, उस उम्र में भी राम गोपाल ताइक्वांडो जैसे खेल में पदक जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दो विधाएं होती हैं ताइक्वांडो में, एक होती फाइट की जिसको क्योरेगी बोलते हैं, एक होती कलात्मक प्रदर्शन जैसा कि हम दिखाते हैं। ये भी बहुत ही कठिन है क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का मार्क्स होता है। इसको हमने दोबारा ज्वाइन किया। राम गोपाल वाजपेयी की उम्र भले ही 73 साल की हो, लेकिन वो खुद को किसी युवा से कम नहीं आंकते। और हो भी क्यों ना, इस उम्र में भी राम गोपाल वाजपेयी बड़े बड़ों को हराने का जज्बा रखते हैं। 2007 में राम गोपाल वाजपेयी ने टेलीकॉम विभाग से रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद ब्लैक बेल्ट की परीक्षा पास की और जुट गए ताइक्वांडो प्रतियोगिता की तैयारियों में। इसके बाद वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से लेकर अब तक इन्होंने कई खिताब अपने नाम किए। 2016 में रामगोपाल ने हुगली नेशनल ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीता, जिसके बाद 2017 में कोलकाता नेशनल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं इसी साल 2017 में ही दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए इन्हें विशेष पदक से नवाजा गया। इसके अलावा 2018 में वियतनाम एशियन में कांस्य पदक और 2019 में महाराष्ट्र नेशनल में स्वर्ण पदक पर रामगोपाल ने कब्जा किया। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद थे, तब भी रामगोपाल वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और ऑनलाइन पदक पर भी जीत हासिल की। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ही लगातार खबरों का सिलसिला है।